भारत में मिट्टी का जो क्लासिफिकेशन है वो भारतीय जो कृषि अनुसंधान जो केंद्र है नई दिल्ली के अनुसार भारत में जो मिट्टी है मुख्य रूप से 8 प्रकार की पाई जाती है। और आपकी जो NCERT की बुक है वो लिखती है कि हमारे देश में 6 प्रकार की मिट्टी, हम 6 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन करेंगे। और कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार 8 प्रकार की मिट्टी हैं और हम 6 प्रकार की जो मिट्टियां हैं उनका अध्ययन करते हैं। चलो चलते हैं। हम पढ़ रहे थे भारत में पाई जाने वाली जो मृदा है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो पहली जो प्रकार की मृदा है वो है जलोढ़ मृदा। बहुत ही अच्छी इम्पोर्टेंट है ये मृदा हमारे लिए। आपको सभी को पता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। जलोढ़ जो मृदा है उसके बारे में क्या क्या विशेष बातें हैं। नंबर 1, ये जलोढ़ जो मृदा है इसका निर्माण कैसे होता है। इसका निर्माण होता है जल के लोढ़ों के द्वारा। जल के लोढ़े, ऊपर से पहाड़ों पर से जल के लोढ़े आते हैं, नदियाँ या हिम नदियाँ इस मिट्टी का निर्माण करती हैं। ये ध्यान रखना है, ये पेपर में आ जाता है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो आपने बताना है कि नदियों और हिम नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। नदियाँ और हिम नदियाँ पहाड़ों पर से चट्टानों को तोड़ करके निचले भागों में जमा कर देती हैं। जल के लोढ़ों से, नाम से पता चलता है जल के लोढ़ों से जो बनती है मिट्टी उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये जलोढ़ मिट्टी भारत के सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाती है। देश के 43% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ध्यान रखना है, पेपर में एक बार आया था कि जलोढ़ मिट्टी भारत के कितने भूभाग पर पाई जाती है, 43%। अब देखते हैं ये जलोढ़ मिट्टी भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है। भारत का ये अपना पंजाब से लेकर के ये जो उत्तरी विशाल मैदान है, उत्तरी विशाल मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु का जो मैदान है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मैं जैसे इसको इंडेक्स करता हूँ, जैसे जलोढ़, यानी कि जलोढ़ जो मिट्टी है वो भारत का जो उत्तरी विशाल मैदान है वहाँ पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी देश की सबसे अधिक भूमि पर पाई जाती है और वो भूमि है लगभग 43% भूमि पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसमें आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाके, संपूर्ण पश्चिमी बंगाल और अपना सुंदरवन का जो डेल्टा है वहाँ तक ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या विशेषताएं हैं। देखो, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। सबसे पहले बात तो ये है सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। आ जाता है पेपर में, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है जो भारत में पाई जाती है, वो जलोढ़ मिट्टी है भाई। जलोढ़ मिट्टी की एक विशेषता तो ये उपजाऊ है। इसमें पोटास, फास्फेट, पोटास की पर्याप्त मात्रा होती है, इसमें फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसमें एक कमी है, इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है भाई। कमी जो है पेपर में आ जाता है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन। इसीलिए तो हम जो किसान हैं, जो उत्तरी विशाल मैदान में जो लोग रहते हैं वहाँ पर नाइट्रोजन युक्त खाद का छिड़काव करते हैं। क्यों करते हैं नाइट्रोजन युक्त खाद का छिड़काव इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और उस जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। बाकी पोषक तत्व सभी होते हैं, बाकी सारे पर्याप्त पोषक तत्व होते हैं और लेकिन एक नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इसका एक अवगुण है और ये इसमें कमी पाई जाती है। अब पूछता है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार, भारत के मानचित्र पर जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र दिखाइए। तो आप भाई ये जो उत्तरी विशाल मैदान का जो क्षेत्र है ये आप दिखा सकते हो। इसके अतिरिक्त भारत में जो तटीय मैदान है, ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान है, ये आपका पूर्वी तटीय मैदान है। ये पश्चिमी तटीय मैदान है, यहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पर भी महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा हैं पूर्वी तट के ऊपर, यहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और ये सुंदरवन का डेल्टा तो है ही बहुत विशाल, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। यहाँ जलोढ़ मिट्टी तो पर्याप्त मात्रा में बहुत अधिक गहराई तक पाई जाती है। ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, दिखाना जाता है। तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आपका बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़ के ऊपरी इलाके, ये जो इलाका है ये हमारा जलोढ़ मिट्टी का
क्षेत्र है। अब इसमें क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10वीं की परीक्षा में कई बार आ चुका है। ये आता है जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार कौन से हैं। जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार हैं। इसका जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसके 2 प्रकार हैं। एक तो बांगर, एक तो है इसका बांगर, इसकी बांगर मिट्टी है। दूसरा है इसका खादर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खादर और बांगर क्या है, ये क्या चीज है खादर और बांगर। बांगर जो होती है जलोढ़ मिट्टी का, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जो ओल्ड सोयल है, पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या बोलेंगे आप, उन्हें बांगर कहते हैं। ध्यान रखना है बच्चों कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, बांगर, जबकि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। ये नई मिट्टी है, ये नई है और ये पुरानी है, ये ध्यान रखना है भाई। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें क्या क्या अंतर है देखो। जो बांगर मिट्टी होती है आपकी, बांगर जो पुरानी बांगर जो मिट्टी है उसमें क्या होता है, जो मिट्टी के कण बड़े होते हैं, मिट्टी के कण क्या होते हैं, बड़े होते हैं। मिट्टी के कण क्या होते हैं, बड़े होते हैं। बांगर जो होती है खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। उपजाऊ तो है बांगर, लेकिन खादर की अपेक्षा कम होती है, ध्यान रखना है। पहली बात तो इसकी कम क्या है, एक इसमें मिट्टी के कण क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जबकि खादर में मिट्टी के जो कण होते हैं बारीक होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं खादर में, और बांगर में उसकी अपेक्षा बड़े कण पाए जाते हैं। बांगर खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है, ये कम उपजाऊ है, जबकि खादर जो होती है बहुत अधिक उपजाऊ होती है तो दोनों ही उपजाऊ मिट्टी, लेकिन इनमें जब कंपेयर आ जाती है, तुलना करनी आ जाती है, तो ध्यान रखना है बांगर कम उपजाऊ होती है, खादर अधिक उपजाऊ होती है। भाई बांगर जो होती है, बांगर ये हमारी जो कोई नदी है, ये नदी बह रही है, ये नदी है, इस नदी के बिल्कुल निकट जो क्षेत्र होता है, जो बाढ़ के मैदान होते हैं, जहाँ बाढ़ आ जाती है, नदी अपने दोनों तटों को तोड़ करके बाढ़ ला देती है। जैसे यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ लाती है, बिहार में कोसी नदी बाढ़ लाती है, तो ये नदी के बिल्कुल निकट वाला जो बाढ़ का क्षेत्र है वहाँ पर तो आपकी खादर पाई जाती है, जबकि बांगर उस बाढ़ के मैदान से काफ़ी दूर पाई जाती है। ये ध्यान रखना है। ये ऊंचे इलाकों में मिलती है, नदी से थोड़ा दूर हटके जो ऊंचा इलाका है वहाँ पर ये आपको बांगर मिलेगी, जबकि नदी के बिल्कुल किनारे किनारे बाढ़ के मैदान है वहाँ पर आपको खादर पाई जाती है। अब मैं भारत के मानचित्र पर बता देता हूँ कहाँ बांगर मिलती है, कहाँ पर खादर मिलती है। ये अपनी गंगा नदी है, ये आपको पता है गंगा नदी है, ये गंगा नदी है। गंगा की जो नदियाँ हैं, महानदी, गंगा नदी की ये आपकी यमुना नदी है, ये यमुना नदी है, ठीक है। घाघरा, गंडक, कोसी, ये आपकी यमुना नदी होगी आपकी। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, सोन, ये जो नदियां हैं, ये गंगा नदी और इसकी जो सहायक नदियां हैं, इनके नज़दीक का जो इलाका लगता है, इनके आसपास का जो इलाका है वहाँ तो आपको मिलेगी बांगर, खादर मिलेगी। जबकि इस नदी से थोड़ा दूर जो इलाका लगता है, जो इस तट से दूर जो इलाका लगते हैं वहाँ पर बांगर पाई जाती है। बांगर नदी से थोड़ा दूर हटकर मिलती है, जबकि खादर नदी के आसपास। मैंने बताया ये आपकी गंगा नदी है। घाघरा, गंडक, कोसी ये ऊपर से आती हैं, इनके नज़दीक वाला इलाके में तो आपको खादर मिलेगी, इनसे दूर मिलेगी आपको बांगर। नीचे इसकी सबसे लंबी सहायक नदी आपकी यमुना नदी है। ये आपकी चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, सोन, इन नदियों के बिल्कुल नज़दीक तो आपको मिलेगी आपको खादर, और नदियों से थोड़ा हट के दूर मिलेगी आपको बांगर। ये बांगर और खादर का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है 10वीं क्लास में, इसको आपने ध्यान रखना है। अब हम दूसरी जो मिट्टी हम पढ़ेंगे, हाँ इसमें फसल के बारे में आ जाता है। तो इसमें सबसे अधिक जो चावल है, इसके लिए चावल के लिए अच्छी है, ये चावल के लिए बहुत अच्छी उपजाऊ मिट्टी है ये आपकी जलोढ़ मिट्टी। गेहूं के लिए भी है भाई, गेहूं, चावल, गन्ना ये प्रमुख इसमें फसलें बोई जाती हैं जहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब दूसरी जो मिट्टी हमारी काली मिट्टी, ब्लैक सोयल, इसके सबसे पहले मैं इसका निर्माण बताऊंगा कि इसका निर्माण कैसे होता है। जैसे मैंने जलोढ़ का निर्माण बताया था कि जल के लोढ़ों के द्वारा इसका निर्माण होता है। काली जो मिट्टी होती है इसका निर्माण कैसे होता है,
इसका निर्माण जैसे धरती के नीचे से ज्वालामुखी निकलता है, विस्फोट होता है ज्वालामुखी का, और उसके साथ राख आती है। क्या आती है? राख। वो राख जब वर्षा होती है ऊपर से, तो वो वर्षा होने से ये जो ज्वालामुखी से निकली राख जो है वो निचले इलाकों में जम जाती है, और जिससे एक प्रकार की मिट्टी बन जाती है जिसको काली मिट्टी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं भाई? अपन काली मिट्टी कहते हैं। इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? रेगुर। ये बहुत ध्यान रखना है, रेगुर, रेगुर या रेगुड़, काली मिट्टी को ही कहा जाता है। इस मिट्टी की विशेषताएं क्या है? इस मिट्टी की विशेषता है कि इसमें कपास सबसे अधिक होती है भाई। कपास सबसे अधिक क्यों होती है? क्योंकि इसमें स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है। अपन जब खेत में कपास लगा देते हैं तो उसको अपन एक कस्सी से, एक फावड़े से, एक दताले से ऐसे उसकी खुदाई करते हैं। क्यों करते हैं खुदाई? ताकि उसकी खुदाई इसलिए करते हैं कि जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, ये आपकी धरती है, ये आपका कपास का पौधा है, अपन यहाँ इसको खुदाई करते हैं ताकि इसकी जड़ों में जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो जड़ों तक पहुंच जाए। लेकिन जो काली मिट्टी जहां पर मिलती है वहां पर ऑटोमेटिक स्वयं इसमें तरेड़ पाट जाती हैं, दरारें आ जाती हैं, जिससे इसमें स्वयं जुताई का गुण बोलते हैं, और उन तरेड़ों के द्वारा जड़ों तक उसकी वायुमंडल की नाइट्रोजन जो होती है वो पहुंच जाती है। नाइट्रोजन जड़ों तक पहुंच जाती है। इस कारण इसको स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है काली मिट्टी में। एक और विशेषता क्या है इसकी? इसमें नमी धारण करने की सबसे अधिक क्षमता होती है। काली मिट्टी में नमी, पेपर में आ सकता है, कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें नमी धारण करने की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है? यानी कि आप एक बार इसको भे दोगे, इसमें जल डाल दोगे, गीली कर दोगे तो कई दिनों तक ये गीली रहती है। जैसे अपने गांव में आरे चूल्हे बनाते हैं, जोड़ से ले आते हैं काली मिट्टी, तो कई दिन तक गीली रहती है। तो इसमें नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है। इसको काली कपासी मिट्टी कहते हैं, इसको रेगुर मिट्टी कहते हैं। इसमें स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, लेकिन इसमें फास्फोरस की कमी पाई जाती है। फास्फोरस की कमी पाई जाती है, ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ भारत में ये काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। मैंने इसका आपको निर्माण बता दिया, इसकी विशेषताएं बता दी। जो पाई जाती है वो मुख्यतः आपका ये इलाका है, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का ये जो इलाका है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है भाई। ये जो इलाका है यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, ये ध्यान रखना आपने। काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र और आपका कुछ आंध्र प्रदेश के इलाके हैं, वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। ये काली मिट्टी है भाई, ये काली मिट्टी में लिख देता हूँ। एक ट्रिक याद रख लेना भाई, नमक, नमक गुजरात के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात सबसे अधिक नमक देता है भारत को। तो नए से नमक किसके लिए बनाई मैंने? ये गुजरात। नए से नमक है, मैं से आपका नए से नमक, मैं से मूंगफली, नए से नमक, मैं से मूंगफली, कैसे कपास। ये अग्रणी है इन तीनों चीज़ों में, नमक में गुजरात, मूंगफली में गुजरात और कपास में गुजरात। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ये, जो आपने एनसीईआरटी जो हमारा आंकड़ा है, जो डाटा है उसके अनुसार है। गुजरात सबसे अधिक नमक देता है, सबसे अधिक मूंगफली देता है, सबसे अधिक कपास देता है। तो काली मिट्टी का मैंने आपको बताया कि ये लावा से बनी राख से बनती है। ये आपका परादीप पठार का जो इलाका है, ये जो है आपका पठारी भाग, ये गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। तीसरी जो मिट्टी है हमारी, लाल व पीली मिट्टी। लाल व पीली मिट्टी भाई, लाल पीली मिट्टी। देखो इसका रंग, इसका निर्माण बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसका निर्माण कैसे होता है। इसका जो निर्माण होता है, पुरानी क्रिस्टल, ये जो चट्टान होती है, क्रिस्टल होते हैं चट्टानों में, क्रिस्टल के टूटने से, क्रिस्टलों के टूटने से इसका निर्माण होता है भाई। पुरानी रवेदार क्रिस्टलीय चट्टानों के टूटने से काली, लाल और पीली मिट्टी का निर्माण होता है। चट्टानों पर
आप देखते हो कोई चट्टान, कोई पत्थर होता है, उसमें कुछ चमक सी होती है, वो क्रिस्टल होते हैं। वो क्रिस्टल जब टूट जाते हैं तो लाल मिट्टी का निर्माण हो जाता है। लाल जो मिट्टी होती है उसको लोहांश सबसे अधिक मिलते हैं। लोहांश यानी कि लोहे के अंश सबसे अधिक पाए जाते हैं, जिस कारण इसका रंग लाल होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार बोर्ड की परीक्षा में आया था ये कि किस मिट्टी में लोहांश सबसे अधिक पाया जाता है। लोहे के गुण सबसे अधिक किस मिट्टी में है? लाल मिट्टी में पाए जाते हैं। लोहांश सबसे अधिक किस में है? लाल मिट्टी में। अब इसको हम, हाँ, ये उपजाऊ, कम उपजाऊ होती है, ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, फिर भी ये तम्बाकू के लिए अच्छी समझी जाती है। किसकी फसल के लिए? तम्बाकू के लिए। पेपर में आ जाता है, ध्यान रखना है कि तंबाकू के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी है, तो लाल मिट्टी तंबाकू के लिए अच्छी रहती है। ये जो लाल मिट्टी है ये क्रिस्टलों के टूटने से बनी है, और लाल मिट्टी का जो क्षेत्र है संपूर्ण काली मिट्टी के चारों तरफ पाया जाता है। ये ध्यान रखना है कि जो लाल मिट्टी है वो किस मिट्टी को चारों तरफ घेरे हुए है। तो ये जो मैं लाइन दिखा रहा हूँ, ये बना रहा हूँ लाइनें, ये आपकी लाल मिट्टी के लिए है। लाल मिट्टी जो है ये काली मिट्टी के चारों तरफ पाई जाती है। ये इसका क्षेत्र मैं बता देता हूँ कौन कौन सा इलाका है लाल मिट्टी का। लाल मिट्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। आपका मध्य प्रदेश का जो इलाका है यहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के एरिए में लाल मिट्टी पाई जाती है। उड़ीसा में लाल मिट्टी पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के इलाकों में लाल मिट्टी पाई जाती है। कर्नाटक जो है आपका, ये कर्नाटक में लाल मिट्टी पाई जाती है। तमिलनाडु और केरल के जो नीलगिरी का जो इलाका है, नीलगिरी के क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो एक प्रकार से जो काली मिट्टी के चारों तरफ लाल मिट्टी पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। लाल मिट्टी का दोबारा मैं फिर बता देता हूँ आपको। लाल मिट्टी का निर्माण क्रिस्टलों के टूटने से हुआ है। क्रिस्टल होते हैं चट्टानों में, टूट जाते हैं तो लाल मिट्टी का निर्माण होता है भाई। लाल मिट्टी काली मिट्टी के चारों तरफ पाई जाती है। ये इलाका है लाल मिट्टी का। बहुत कम उपजाऊ होती है, फिर भी ये तंबाकू के लिए अच्छी समझी जाती है। ये आपकी लाल मिट्टी थी। फिर अपन चलते हैं लैटराइट मिट्टी के पास। लैटराइट अच्छी मज़ेदार मिट्टी है ये लैटराइट। लैटराइट जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है भाई। ग्रीक भाषा का लेटर है। लेटर एक शब्द है ग्रीक भाषा में, उसका अर्थ होता है ईंट। उसका अर्थ है ईंट, यानी कि ईंट जैसे रंग वाली जो मिट्टी होती है उसको लैटराइट मिट्टी कहते हैं। जिस मिट्टी का रंग ईंट जैसा होता है, जो ईंट जैसी पाई जाती है, उसको लैटराइट मिट्टी कहते हैं। ये तो लैटराइट के बारे में मैंने इसकी बताते हैं कि किस भाषा का शब्द है। अब बताता हूँ ये कैसे बनती है। लैटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। लैटराइट मिट्टी का निर्माण भाई निक्षालन क्रिया से होता है। निक्षालन ये ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। ये एक नंबर का जीके का भी ध्यान रखना है कि वो कौन सी मिट्टी है जिसका निर्माण निक्षालन क्रिया से होता है। तो वो लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी है, सॉरी, लैटराइट मिट्टी का निर्माण निक्षालन क्रिया से होता है। क्या होता है निक्षालन? बच्चे पूछेंगे निक्षालन जी के चीज़ हो है निक्षालन है। निक्षालन का मतलब होता है जब अधिक वर्षा होती है तो अधिक वर्षा होने से किसी चट्टान के बारीक बारीक कण वहाँ से चले जाते हैं और मोटे कण वहीं रह जाते हैं। तो ये जो सारी क्रिया होती है इस क्रिया को निक्षालन कहते हैं। और ये जो कंकड़ पत्थर यहाँ मौजूद रह गए इन्हीं को लैटराइट कहा जाता है। जैसे उदाहरण देकर मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने एक बड़ी झालनी ले ली, बड़ी झालना ले लिया, उसमें आपने कंकड़ पत्थर डाल लिए और एक पानी के टप में ऐसे नीचे डबोया और फिर उसको ऊपर उठाया तो बारीक कण वहाँ से धो गए और जो कंकड़ पत्थर रह गए आपको वो आपके लैटराइट हैं। और जो क्रिया हुई उसको आप निक्षालन क्रिया कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि लैटराइट मिट्टी मुख्यतः वहाँ मिलेगी देश में जहाँ अधिक वर्षा होती है। जहाँ क्या होती है? अधिक वर्षा। भाई ये बिल्कुल ध्यान रखना है। भारत में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपने बताना लैटराइट मिट्टी। भाई अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। वो अधिक वर्षा वाले इलाके आपको पता है, यदि आपने वर्षा वाला लेसन पढ़ लिया तो आप बिल्कुल इजी बता सकते हो। फिर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर अधिक वर्षा वाला जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय ये जो एरिया है
आपको पता है कि मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो पेपर में दिखाना आ जाता है लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र दिखाओ, तो आंख मीच की दिखा देना कि ये मेघालय का जो क्षेत्र है जहाँ अधिक वर्षा होती है यहाँ पर लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। इसको मैं बिल्कुल डार्क कर देता हूँ लैटराइट मिट्टी का। इसके अतिरिक्त भारत में अधिक वर्षा मुख्य रूप से जो आपका केरल का जो तट है, केरल का जो तटीय क्षेत्र है जिसको अपन ये मालाबार तट बोलते हैं, इस मालाबार तट के ऊपर जो पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग है यहाँ पर भी लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र ये केरल का है कुछ इलाका, और मेघालय का रसम का इलाका है जहाँ अधिक वर्षा होती है, वहाँ लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। एक बार प्रश्न आया था, भिवानी बोर्ड ने दिया था कि कौन सी मिट्टी चौरस भूमि पर पाई जाती है, तो लैटराइट मिट्टी ही पाई जाती है। चौरस भूमि पर यानी कि ऊपर से ऐसी भूमि होती है तो यहाँ के जो कण वो ढह जाते हैं वर्षा से, और यहाँ जो मोटे कण रह जाते हैं वो उनको लैटराइट कहते हैं। तो ये लैटराइट मिट्टी थी भाई। पांचवी जो मिट्टी है हमारी मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय जो, हाँ लैटराइट मिट्टी के लिए एक बात इम्पोर्टेंट है रह गई है वो बताता हूँ कि लैटराइट मिट्टी जो होती है वो किस फसल के लिए अच्छी मानी गई है। तो लैटराइट जो मिट्टी होती है वो चाहे के लिए, चाहे के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी है भाई, लैटराइट मिट्टी। ध्यान रखना आपका ये जो इलाका है, आपका असम वाला जो इलाका है यहाँ चाहे होती है। मेघालय से असम ये जो क्षेत्र है, कुछ पश्चिम बंगाल के भी इलाके लगते हैं तो यहाँ चाहे खूब होती है। लैटराइट में क्या होता है कि वो कंगड़ मोटे होते हैं, वर्षा होती है, पानी देते हैं तो चाय की जड़ों में पानी इकट्ठा नहीं हो पाता, पानी वहाँ से चला जाता है। तो चाय की पौधों में क्या है, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तो लैटराइट मिट्टी में यही खासियत है कि पानी इकट्ठा होता नहीं, वहाँ से पानी चला जाता है और चाय की झाड़ी वहाँ विकसित हो जाती है। तो लैटराइट जो मिट्टी होती है वो चाय की फसल के लिए सर्वोत्तम एक्सीलेंट रहती है। ठीक है। अगली पांचवी जो मिट्टी है हमारी मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय जो मरुस्थलीय मिट्टी है आपकी, इसका निर्माण पवन द्वारा होता है भाई। मरुस्थली जो इसको रेतीली मिट्टी भी बोल देते हैं, ये पवन द्वारा इसका निर्माण होता है। जब तेज गति से पवनें चलती हैं, ये आपका ये भाग है कहीं, ये ऐसा धरातल है, इस तरफ से तेज गति से पवनें चल रही हैं, पवन ऐसे चल रही हैं, पवन ऐसे चलती है और वो अपने मार्ग में चट्टानों के साथ रगड़ खाती है, और रगड़ खाने से वो चट्टानों को ढीला कर देती है, तोड़ देती है, और वो कण जो उस हवा के साथ चले जाते हैं आगे, और कहीं रुकावट आती है वहीं पर जमा करना शुरू कर देते हैं, जिससे यहाँ पर टीले बन जाते हैं। जिससे यहाँ क्या बन जाएंगे भाई, टीले बन जाते हैं, जिसको स्तूप बोल देते हैं। और ये जो टीले ही मरुस्थलीय मिट्टी का क्षेत्र होते हैं। तो मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण पवन द्वारा होता है, वहाँ होता है जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ये ध्यान रखना है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले इलाकों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी। ये इस मिट्टी की खास बात एक ये है कि इस मिट्टी में यदि सिंचाई उपलब्ध हो जाती है तो इसमें कृषि खूब हो सकती है। जिस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी है वहाँ कृषि, वहाँ पर सिंचाई की सुविधा है तो वहाँ पर हम फसल बो सकते हैं। फिर भी जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है वो बाजरे के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। किसके लिए, बाजरे के लिए सर्वोत्तम समझी जाती है मरुस्थलीय मिट्टी। अब मरुस्थलीय मिट्टी जो है वो कहाँ पर मिलती है, वो आपका जो राजस्थान का इलाका है, ये जो राजस्थान का क्षेत्र है, ये इलाका राजस्थान का है। थार मरुस्थल है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, ये जो इलाका है, और पंजाब के दक्षिणी इलाके और हरियाणा के जो पश्चिमी इलाके जहाँ महेंद्रगढ़, नारनौल का, सिरसा का ये जो क्षेत्र लगता है, भिवानी के भी कुछ इलाके हैं, कुछ चरखीदारी का भी क्षेत्र लगता है, इन क्षेत्रों पर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो पेपर में दिखाना आ जाता है भारत के मानचित्र पर मरुस्थलीय मिट्टी दिखाओ, तो आपने ये जो आपका राजस्थान का इलाका है, कुछ दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा का इलाका है, कुछ दक्षिणी पंजाब का इलाका है, यहाँ पर आप मरुस्थलीय मिट्टी दिखा सकते हो। ये मरुस्थलीय मिट्टी थी आपकी। उसके बाद छठी जो हमारी मिट्टी है वो आपकी मिट्टी रहेगी पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय जो मृदा है वो आपको ऊपर पढ़ेंगे। पर्वतीय मृदा क्या होती है, इसके नाम से ही पता चलता है कि ऐसी मिट्टी जो पहाड़ों पर पाई जाती है, जो पर्वतों पर पाई जाती है,
उसको पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। पर्वतीय मिट्टी को वन मृदा भी बोलते हैं भाई, ध्यान रखना है, वन मृदा, क्योंकि पहाड़ों पर रोजवुड, महोगनी, आबनूस, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। ये हिमालय का क्षेत्र है, आपका जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का, आपका उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का, आपका सिक्किम का और आपका अरुणाचल प्रदेश का, ये जो क्षेत्र लगता है ये सारा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। इस पर्वतीय मिट्टी यहाँ, इसके अतिरिक्त कहीं कहीं आपके जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी ये मिट्टी कहीं कहीं मिल जाती है, वह ध्यान रखना, कहीं कहीं मिलती है। अन्यथा पर्वतीय मिट्टी का मुख्य क्षेत्र तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। इसको वन मृदा इसलिए कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, ये जो हिमालय की जो गहरी गहरी घाटियाँ हैं और ये जो पेड़ पौधे हैं, इनकी टहनियाँ गड़ सड़ जाती हैं और घाटी में पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं और पत्ते जो वर्षा से गड़ जाते हैं, तो जिस कारण से इस मिट्टी को अपन वन मृदा भी कहते हैं। वनों से इस मिट्टी का निर्माण होता है, वनों की पत्तियां, टहनियाँ गल सड़ जाती हैं घाटियों में और ये मिट्टी बन जाती है। इस मिट्टी के दो उप मिट्टियाँ हैं, पीट व मिड्डो। कौन सी भाई? ये बोर्ड में आ लिया एक बार पेपर, भिवानी बोर्ड ने दे दिया था पेपर में कि पीट व मिड्डो। पीट व मिड्डो कौन सी मिट्टी की उप मिट्टियाँ हैं? वन वाली या पर्वतीय मिट्टी की मिट्टियाँ हैं। तो ये हमने आज जो फर्स्ट लेसन था हमारा 10वीं क्लास का संसाधन एवं विकास, उसका कुछ पार्ट बचा हुआ था, मृदा संसाधन, तो आज हमने ये कंप्लीट कर लिया है। इसमें यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट जो सेक्शन है नीचे उसमें आप दे सकते हो, पूछ सकते हो। हम कल इसके क्वेश्चन में आपको लिखवाऊंगा, उनको समझाऊंगा। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। धन्यवाद।